नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर पॉडकास्ट की ये विशेष सीरीज आप देख रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के मिनिस्टर असीम अरुण जी हैं। आप भारतीय पुलिस सेवा में वरिष्ठ अधिकारी रहे, पुलिस विभाग से राजनीति में आए। सर, आपका न्यूज 18 के इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी इस स्वागत देने के लिए। न्यूज 18 से बाइट तो रोज ही होती है, लेकिन एक लंबी चर्चा का मौका पहली बार मिल रहा है। बहुत आभार। असीम जी, परिचय में बहुत बड़ा, चूंकि दर्शकों आपको मैं बताऊं कि अगर परिचय मैं आपके बारे में बताना शुरू करूंगा तो कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाएगा, तो उस तरफ अभी हम नहीं जाते हैं, सीधा शुरू कर लेते हैं। चूंकि बिल्कुल ये फॉर्मल बातचीत इसको नहीं कहेंगे, इनफॉर्मल बातचीत, बहुत ही बिल्कुल जैसे घर में चाय पर बातचीत होती है उस तरह की हम लोग बातचीत रखेंगे। सर, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में जी, या कहें देश की पॉलिटिक्स में दलित पॉलिटिक्स की बहुत चर्चा होती है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आज के सिनेरियो में अगर हम बात करें तो चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, या फिर चंद्रशेखर, एक बड़ा नाम, इंपैक्टफुल नाम दलितों के बीच से निकल के आ रहा है। आपको क्या लगता है कि दलित पॉलिटिक्स में बीजेपी की क्या स्थिति है? वो भी तब जब आपके जैसा एक पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड, वेल परफॉर्म्ड व्यक्ति यहाँ मिनिस्टर है। ऐसे समय में आपको क्या लगता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? इसके 2 आयाम हैं जी। पहला आयाम ये कि किसी एक सामाजिक समूह को कैसे जोड़ा जाए। अभी इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, कैसे जोड़ा जाए। तो ज्यादातर लोग, ज्यादातर पार्टीज केवल उसी जाति समूह की बात करती हैं और जोड़ने की कोशिश करती हैं। थोड़ी बहुत सफलता तो मिल जाती है, लेकिन जैसे ही हम चुनाव की बात करते हैं, जब चुनाव का लड़ना है, चुनाव जीतना है, तो फिर किसी एक जाति पे काम नहीं चल सकता। और तभी भारतीय जनता पार्टी की नीति है सबका साथ और सबका विकास। दलित पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सीधी सीधी रणनीति है कि जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए परिवार हैं, व्यक्ति हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, ताकत देने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए हमें काम करना है। हम 2 तरह से, और केवल दलित नहीं, हर पॉलिटिक्स को देखते हैं। पहला काम जो हमारा दायित्व है, क्योंकि हमारा सरकार में है, डबल इंजन की सरकार है, विकास के लिए काम करते हैं, और दूसरा साथ साथ सम्मान के लिए भी काम करते हैं। थोड़ा सा एलैबोरेट अगर करूं तो विकास से आशय ये कि ऐसी हमारी योजनाएं जो पिछड़े वर्ग के लिए, अनुसूचित के लिए, अन्य वर्गों के लिए, आर्थिक रूप से गरीब परिवारों के लिए, बच्चों को छात्रवृत्ति देते हैं हम लोग। अन्य योजनाएं स्वास्थ्य की हैं, कोई लोन देना है तो उसमें स्पेशल वरीयता दी जाती है। कारण ये कि जो भी परिवार किसी कारण से पीछे छूट रहा है आर्थिक सामाजिक रूप से, हमको उसकी आमदनी बढ़ानी है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बनानी है, पहला तरीका। जब तक वो नहीं हो रहा तब तक हम कुछ सब्सिडी की व्यवस्था भी करते हैं, राशन के रूप में करते हैं, किसान सम्मान राशि के रूप में करते हैं। दूसरी बात, सम्मान की बात मैं करूं तो कोर तो हमारी नीतियां, पॉलिसी हैं, लेकिन सम्मान भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक उदाहरण अभी मैं देता हूं, उससे पूरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे कि 650वां जन्म जयंती वर्ष संत रविदास जी का आ रहा है, 20 फरवरी को मनाएंगे हम लोग, यानी माघ पूर्णिमा पे। बाकी राजनीतिक पार्टियों को अभी पता भी नहीं कि ऐसा कुछ वर्ष, मील का पत्थर वर्ष 650वां है। लेकिन हमारा विचार परिवार, भारतीय जनता पार्टी ने काम अपना शुरू कर दिया। काशी से हमने 29 जुलाई को आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में काम शुरू किया। और काम, सम्मान की बात में करूं तो केवल ऐसा नहीं है कि हमें काम कर रहे हैं। संत रविदास नगर नाम से जिला काशी से जो कट के जिला बना था, ज्ञानपुर तहसील भदोई, बहन जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसका नाम रखा था संत रविदास नगर। अखिलेश जी की सरकार आती है, समाजवादी पार्टी सरकार आती है, क्या करते हैं? अपनी काली कलम उठाते हैं और संत रविदास जी के नाम का अपमान करते हैं, काट देते हैं। मैं रोज पूछता हूं कि अखिलेश जी जवाब दीजिए, आपने संत रविदास जी के नाम पे अपनी काली कलम क्यों चलाई? आज तक इस बात का जवाब नहीं मिला। जवाब मिल भी नहीं सकता, और जवाब हम सबको पता है। आप किसी व्यक्ति के नाम पे कोई संस्था है, कोई जिला है, अगर उसको काट रहे हैं तो कारण यही तो है कि आपके मन में उनके प्रति घृणा है। और आज योगी जी ने उसको वापस किया, संत रविदास जी के नाम पे उस जिले को वापस किया।
ऐसे बहुत से और काम सम्मान के लिए किए गए हैं, कभी चर्चा करते हैं आगे उस पर भी। ये प्रश्न मैंने सबसे पहले इसलिए लिया क्योंकि ये बहुत करंट में चल रहा था। जी अब हम वापस से रोल बैक करते हैं और आते हैं अर्ली लाइफ पे। आपके पिताजी आदरणीय श्री राम अरुण जी, वो उत्तर प्रदेश पुलिस में के 2 बार वो मुखिया रहे, डीजीपी बने। बहुत सारी चीजें उन्होंने की। जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो एक तो मैं आपका काम देख रहा था, लेकिन जब फिर आपके फादर का काम देख रहा था तो मुझे लगता था कि ये तो और भी बड़े काम है। बिल्कुल। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि जब कोई इतने बड़े पुलिस अधिकारी का बेटा होता है तो वो आपको मतलब कैसे अपब्रिंगिंग आपकी कैसे हुई? बहुत डांटते थे क्योंकि पुलिस यूनिफॉर्म देखते ही लोगों को लगता है बड़े कड़क मिजाज के होंगे, तो क्या ऐसे थे? नहीं, पिताजी के 2 रूप थे जी। एक कड़क मिजाज थे, बिल्कुल थे, लेकिन अपराधियों के लिए, बदमाशों के लिए बहुत कड़क थे, भ्रष्टाचारियों के लिए बहुत कड़क थे, लेकिन उसके अतिरिक्त बहुत ही मीठा उनका स्वभाव था। आज भी सब लोग, अब तो इस दुनिया में नहीं रहे पिताजी स्वर्गीय श्री राम अरुण जी, लेकिन उनके स्वभाव के लिए, मीठे स्वभाव के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए उनको याद करते हैं। मैं अपनी अगर बात करूं तो जो पिताजी ने एक पुलिस अधिकारी के रूप में किया, सीखा, उसका कुछ अंश मुझको भी सीखने को मिला। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात है जो संस्कार उन्होंने दिए मुझे। मुझसे अक्सर राजनीति में पूछा जाता है कि अगला चुनाव क्या होगा, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, हारोगे जीतोगे, तो मैं एक ही जवाब देता हूँ कि राजनीति में तो हार जीत, टिकट मिलना कटना सब कुछ होने वाला है, कोई ऐसा तो है नहीं। लेकिन जो उन्होंने मूल स्तंभ दिए, पहला स्तंभ उन्होंने दिया, पूर्ण ईमानदारी के साथ काम करना है जी। एक पैसा न लेना है और ना अपनी अध्यक्षता में किसी को लेने देना है। तो मेरी ईमानदारी कोई गहना नहीं है जिसको मैं गले में पहन के घूमता हूँ, मेरी ईमानदारी की तलवार है। मैं तो अंदर हुई, लेकिन मेरे नीचे, मेरे कन्नौज में, मेरे समाज कल्याण विभाग में अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके ऊपर तलवार पक्का चलेगी। ऐसा दूसरा स्तंभ उन्होंने दिया, जो काम करो उसको पूरी विशेषज्ञता से करो, जैसे आप करते हैं, पूरा अध्ययन किया, गहराई से जाओ, ऊपर सतही काम करोगे तो कभी परिणाम नहीं मिलेगा। खासकर विकसित भारत की यात्रा तो इसी बात पर निर्भर करेगी कि हम, मैं उस पर अभी आऊंगा, विकसित भारत की यात्रा पर। पहले ये जो आपके जीवन की यात्रा है, मैं माफी के साथ रोक करके, एक होता है जैसे कि बड़े अधिकारी का बेटा है या बड़े फैमिली का बेटा है तो लोग आरामदायक जीवन पसंद करते हैं। आपने फॉरेन से पढ़ाई की, अच्छी शिक्षा ग्रहण की, आप चाहते तो फॉरेन में शिफ्ट हो सकते थे, जैसे बहुत सारे अधिकारियों के बच्चे फॉरेन में शिफ्ट हो जाते हैं। मेरी फॉरेन की पढ़ाई ऐसी नहीं है। मेरी पढ़ाई तो दिल्ली विश्वविद्यालय से है और एमए इन पब्लिक पॉलिसी मैंने नौकरी में आने के करीब 25 साल बाद जो सरकार की फंडिंग होती है उसमें है। लेकिन फिर भी जैसे बहुत सारे लोग वो फॉरेन शिफ्ट हो जाना चाहते हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो नौकरी में थे, रिजाइन करके भी चले गए। लेकिन एक तो आप आईपीएस बने, दूसरा आपने एनएसजी और एसपीजी जैसा टफ जॉब, जिसमें कई बार ट्रेनिंग में, जो मैं जानता हूं हमारे साथ के या हमारे सीनियर्स कई लोग हैं या रहे हैं पहले, बताते हैं कि कई लोग ट्रेनिंग के दौरान ही क्लैप्स कर जाते हैं, कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। मतलब बहुत ही टफ ट्रेनिंग, कई दिन 3 से 5 दिन तक बिना पानी के या हफ्ते भर 1 लीटर पानी दे दिया गया। इतनी टफ ट्रेनिंग, ये प्रेरणा कहां से मिली आपको? उस ट्रेनिंग के भी कोई अच्छे संस्मरण मन में आ रहे हैं, पर आपने जो पूछा, जब मैं आईपीएस में फर्स्ट चॉइस से आया तो कुछ पिताजी की वजह से और कुछ ऑब्जेक्टिवली मैंने भी आकलन किया कि मैं किस सर्विस के लिए, किस जॉब के लिए बेहतर हूँ, उपयुक्त हूँ, तो मैंने फर्स्ट चॉइस अपनी आईपीएस लिखी। उसका परिणाम ये भी हुआ कि जब इंटरव्यू हुआ तो मैं कुर्सी पे बैठ भी नहीं पाया था। पहला सवाल यही हुआ कि मिस्टर अरुण, आप पहले कैंडिडेट हैं हमारे सामने जिसकी चॉइस आईपीएस है, मतलब शॉर्ट पिच गेंद बिल्कुल तैयार वाली। तो बड़ा अच्छा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू नंबर भी अच्छे आए और सौभाग्य से आईपीएस मिल गया। यूपी कैडर मिले ना मिले मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, मैं कहीं भी जा सकता था, लेकिन सौभाग्य से होम कैडर भी मिल गया। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग में था एनपीए की, और खासकर मेरा स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड था, तो एनपीए की ट्रेनिंग बहुत टफ नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग आते हैं, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, बहुत से लोग, आधे लोग ने कभी कोई गेम भी नहीं खेला होता है, केवल अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं इसलिए आते हैं।
तो मुझे हमेशा लगता था कि जो आईपीएस की ट्रेनिंग है उससे कुछ और टफ, कुछ और बेहतर करना चाहिए, उसके एक चैलेंज के रूप में। लेकिन दूसरी उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है विशेषज्ञता की। जी। मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूं तो मैं किस चीज़ का विशेषज्ञ हूं? मैं केवल जिला चलाने का विशेषज्ञ हूं, या मैं वेपन्स का विशेषज्ञ हूं, पुलिस की गाड़ियों का हूं, घोड़े का हूं, कुत्ते का हूं, डीएनए का हूं, किस चीज़ का विशेषज्ञ हूं? तो मैंने अपने कुछ एक दो क्षेत्र चुने कि मुझे इसमें अपनी विशेषज्ञता विकसित करनी है। तो एक क्षेत्र मैंने चुना कि जिसको स्पेशल पुलिस ऑपरेशंस बोलते हैं, यानी कमांडो, ब्रॉडली टर्म फाइटर भी बोलते हैं। इस पे मैं कुछ सीखूंगा, ट्रेनिंग करूंगा और कुछ योगदान करूंगा। तो मैंने एनएसजी ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया, कॉमनली ब्लैक कैट कमांडो कोर्स जिसको बोलते हैं, वैसे पुलिस कमांडो इंस्ट्रक्टर्स कोर्स है। तो वो ट्रेनिंग जब पूरी मैंने कर ली तो उसका लाभ ये मिला कि फिर एसपीजी में भी काम किया। जब मैं वापस लौट के आया तो अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश की पहली स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम, स्वॉट टीम बनाई। 20 लोगों की एक छोटी कमांडो टीम, जितनी जिले को चाहिए होती है, क्योंकि जिले में भी आप देखते हैं कई बार ऐसे ऑपरेशन होते हैं जब कि पुलिस वालों को गोली ले जाती है, बदमाश भाग जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसी वेल ट्रेन टीम जिलों के पास होती ही नहीं थी। तो ऐसी एक टीम बनाई, उसका अच्छा प्रभाव हुआ। फिर उसको गोरखपुर में गया, आगरा गया, फिर एटीएस हेड किया तो स्पेशल पुलिस ऑपरेशंस टीम बनाने का आदेश आदरणीय योगी जी ने दिया, वो भी तैयार की। ये तो तो पुलिस एक स्पेशलाइजेशन बहुत जरूरी है, विशेषज्ञता। अगर मैं वो कोर्स 2003 में ना करता तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। दूसरा ये, मैं रैंक लगा करके खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपने साथी कमांडोज के साथ खड़ा हूँगा, वो मेरी बात पे विश्वास ही नहीं कहेंगे, इसने तो कोर्स किया ही नहीं है, इसको तो पता ही नहीं है क्या कठिनाई होती है। लेकिन जब अगर मेरे अंदर ये विशेषज्ञता है कि मेरा साथी अगर उसका फायर ठीक नहीं है तो मैं उसका वेपन लेकर के अपने कंधे पे लगाऊं और मैं उसको सिखाऊं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तो अच्छा हो। अगर मेरी गोली नहीं लग रही है तो वो मेरे पर विश्वास करेगा, और अगर मेरी गोली अच्छी लग रही है तो फिर वो मुझे एक लीडर के रूप में भी स्वीकार करेगा और एक टीचर के रूप में भी स्वीकार करेगा। यानी ये बात है कि वो जो महात्मा गांधी जी के पास कोई लोग गए और अपने बच्चे को लोगे कि बहुत गुड़ खाता है मेरा लड़का, ऐसा मैंने सुना है। पता नहीं वो ये घटना सही है कितनी, लेकिन बचपन में जो टीचर्स सिखाते थे तो उन्होंने उसको 1 महीने बाद बुलाया उनको कि अपने बेटे को 1 महीने बाद लेके आना। तो उन्होंने कहा कि अब बेटा गुड़ मत खाना। तो फिर उन्होंने बताया कि मतलब ये बात तो आप उस दिन भी बोल सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, पहले तो मैं ही गुड़ खाता था ज्यादा। तो पहले खुद आना चाहिए, एक नेतृत्वकर्ता के अंदर ये गुण होना चाहिए कि उसके पास वाकई में एक नेतृत्व करने की क्षमता है। निश्चित रूप से आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर दी, अभी हम थोड़ी देर बाद उस पर आना चाह रहे थे, लेकिन अब बात शुरू हो रही है तो इस चक्र में उसको पूरा कर लेते हैं। बात आ गई है तो बात को आगे बढ़ाइए जी। तो पुलिस रिफॉर्म्स की अगर बात करें, यूपी पुलिस में आपको क्या लगता है कि चूंकि आप 5 साल एज ए पुलिस ऑफिसर 2017 से 22 रहे और अब जो है मिनिस्टर के रूप में, तो आप पुलिस रिफॉर्म्स को इन 10 वर्षों में कैसे देखते हैं? किस किस तरह के पुलिस रिफॉर्म्स हुए हैं? रिफॉर्म से पहले एक और नींव की बात मैं बोलूंगा, सिस्टम बिल्डिंग। बिल्कुल। सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो बेसिकली सिस्टम बनाने के हैं। विकसित भारत की बात भी करना शुरू करते हैं। विकसित भारत का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा। कोई सोचेगा कि हमारी सेना सबसे मजबूत हो जाएगी, कोई कहेगा हमारी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है इन सब चीज़ों के नीचे फाउंडेशनल नींव की बात है कि हमारे सिस्टम कितने मजबूत होंगे। पुलिस की बात अगर करें, पुलिस का एक सिस्टम, जैसे मैंने बताया स्पेशल ऑपरेशंस, उस पर हम लोगों ने काम किया। उत्तर प्रदेश ने अपनी स्पेशल पुलिस ऑपरेशंस टीम बनाई। आज यूपी में वैसे तो कोई घटना मुझे विश्वास होगी नहीं, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस बहुत तगड़ी है, पर हो जाए तो हमको एनएसजी बुलाने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता पड़ेगी, क्योंकि हमारी अपनी क्षमताएं इतनी विकसित हो चुकी हैं। सिस्टम बिल्डिंग। दूसरी बात, एक प्रयोग मैंने शुरू किया, मैं एसएसपी अलीगढ़ था, तो 100 नंबर आधारित सेवाओं को कैसे प्रभावी किया जाए। 100 नंबर था तो, लेकिन 100 नंबर मिलता नहीं था। उठाओ तो अनट्रेंड रिस्पांस मिलती थी, गाड़ी पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी इसका भी कोई गारंटी नहीं थी। तो एक अलीगढ़ में प्रयोग किया, फिर गोरखपुर गया, फिर आगरा गया, फिर आगे बढ़ते बढ़ते आज जो हमारा 112 का सिस्टम है, आज इस बात की गारंटी है। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम फोन करें तो 4 मिनट के अंदर पहली पुलिस की बाइक या कार जरूर आ जाएगी, गारंटी से आ जाएगी।
ग्रामीण क्षेत्र में 8 मिनट के अंदर पहुंच जाएगी ना। यहाँ पे मैं बार बार इस बात याद है कि हम लोग को सुपर कॉप्स की ज़रूरत नहीं है, हमको सुपर सिस्टम्स की ज़रूरत है। जब हम फ़ोन करेंगे तो कौन सी लड़की फ़ोन उठाएगी हमारा, हमें उसका नाम भी नहीं पता होगा, बट उसकी ट्रेंड रिस्पॉन्स होगी। जो डिस्पैचर यानी जो ऑपरेटर किसी गाड़ी को असाइन करेगा, हमको उसका भी नाम नहीं पता, वो भी हमारे लिए सुपर कॉप नहीं होगा। जो 2 या 4 बच्चे लड़के या लड़कियाँ आएंगे, हमको उनका भी नाम पता नहीं होगा, लेकिन पूरे सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो 8 मिनट में या 4 मिनट में यहाँ पे पहली गाड़ी खड़ी होगी। ये विश्वास जागृत हुआ, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी और आगे करना है। जो गाड़ी यहाँ पे आएगी वो परफेक्टली लीगल रिस्पॉन्स देगी या नहीं। उनकी मान लीजिए एक ऐसी जगह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जहाँ पे कोई शूट आउट हुआ, तो जो हमारे साथी जा रहे हैं वो उस शूट आउट से सही तरीके से निपटने के लिए तैयार हैं या नहीं है। अभी इसमें काम करने की ज़रूरत है, जिसको बेसिक पुलिस टैक्टिक्स बोलते हैं, उस पे और ये काम कभी पूरा नहीं होगा, ये काम निरंतर जारी रहेगा। एक उदाहरण और दूंगा, बात खत्म करूंगा। जैसे कि वैज्ञानिक विवेचना का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, फॉरेंसिक साइंस। नए कानून में भी आ गया कि वैज्ञानिक साक्ष्य होने ज़रूरी हैं, वीडियो होना ज़रूरी है, तो इसकी हमको क्षमता बनानी पड़ेगी। तो योगी जी ने एक उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज बनाई। गजेंद्र गोस्वामी जी हमारे एडिशनल डीजी हैं, रिटायर हो गए, उनको रिटायर के बाद री एम्प्लॉय किया गया। एक सुपर एक्सपर्ट फॉरेंसिक सेक्टर के, मैं उनके कार्यक्रम में भी था। अभी पिछले दिनों मैं भी वहां गया था। हाँ जी, मैंने वो जो डीएनए लैब है वहां पे मैंने ब्लेड डॉक्टर लालजी सिंह, पद्मश्री डॉक्टर लालजी सिंह जी के नाम पर है। और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उन्हीं के टाइम पे मैं पूरा कंप्लीट किया हूँ। अरे वाह। तो आई मेट हिम सेवरल टाइम्स, 15-18 दिन पे उनसे मिल लेता था मैं। अच्छे आदमी थे, तो उनके नाम पे भी मैंने देखा। अभी मैं 3 दिन पहले गया जी बिल्कुल अरुण जी, ये उनका नया बैच अभी शुरू, और अभी 4 साल हुए। लेकिन अगेन सिस्टम बिल्डिंग, फॉरेंसिक क्या अपने आप हो जाएगा? नहीं, उसके लैब बनाई गई हैं, बिल्डिंग बनाई है, इक्विपमेंट खरीदा है, लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं, हमने एक नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूट तैयार कर ली है। अब हमको परिणाम मिलने शुरू हो गए। मैंने देखा वहां पे ड्रोन का भी निर्माण हो रहा था, और नीचे बेसमेंट में बड़ा अच्छा वहाँ बच्चे बना भी रहे थे उस टाइम पे। मैं देख रहा था कैसे वो 3D मशीन्स के जरिए, मशीनों के जरिए उसको प्रिंट कर रहे हैं, फिर उसकी कटिंग्स ड्रोन कैसे निर्माण करेंगे वो सब भी चल रहा था। हमारे पुलिस पर्सनल्स, ये आप ज्यादा बेहतर बताएंगे कि जो दंगा वगैरह या कुछ इस तरह की चीजें होती थी, आंसू गैस के गोले हो या ये हो, तो उनको ड्रोन के जरिए कैसे ले जाएंगे, मुझे बड़ा अच्छा समझाया वहां पे। एग्जैक्टली। तब देखिए, जैसे ड्रोन एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी है। इसके ऑफेंसिव रोल भी होंगे, डिफेंसिव रोल भी होंगे, हमको दोनों पे काम करना है। विकास के रोल भी उसके होंगे, बट यहाँ क्योंकि पुलिस की इंस्टीट्यूट है तो वो उसके अपने काम करेंगे। तो दुनिया में अवसर आएंगे, एआई का बहुत बड़ा अवसर आया, हम लोग इसको उपयोग करने वाले दुनिया में सबसे पहले होंगे या सबसे अंत में होंगे या कहीं बीच में होंगे। मुझे विश्वास है कि हम सबसे पहले होंगे, तो खासकर इसलिए क्योंकि जो हमारे युवा हैं वो आज, उनकी सोच ग्लोबल लेवल की है। उनकी प्रतियोगिता लखनऊ और कानपुर के बीच की नहीं है। उनकी लखनऊ के बच्चों की प्रतियोगिता आज जर्मनी से है, टोक्यो से है, स्विट्जरलैंड से है, यूएसए से है। उस और अवसर भी हैं। एक जो बड़ी अच्छी किताब है थॉमस फ्रेडमैन की, द वर्ल्ड इज फ्लैट, तो दुनिया वाकई में फ्लैट हो गई है इंटरनेट के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तेजी से हमारे कंपनीज, खासकर जो युवा स्टार्टअप्स हैं काम कर रहे हैं, विकसित भारत में ये बिल्डिंग ब्लॉक्स, नींव के पत्थर होंगे। बिल्कुल। सिक्योरिटी की बात हो रही है, सिक्योरिटी थ्रेट की बात हुई है, तो अब जैसा आपने कहा कि फ्लैट दुनिया हो गई है, और अब दुनिया ग्लोबलाइजेशन के ग्लोबल विलेज फॉर्मेट में आ चुकी है, कि जहां एक एक गांव जो है वो हमारा ग्लोबली कनेक्टेड है। उसके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे अगर पैसे के लेन देन की बात करें तो मुझे या आपको, किसी को भी अगर पैसे भेजने हैं तो वो यूपीआई के जरिए गांव में विद इन 3-4 सेकंड में। दुनिया का बेस्ट सिस्टम हमारे देश ने बनाया जी। तो ये चीजें हो रही हैं, लेकिन उसी के साथ में साइबर थ्रेट भी जी बढ़ रहा है। साइबर कम्युनिकेशन का जितना औरा बढ़ रहा है, डिजिटल अरेस्ट की एक बात आई है, उससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री जी भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं लोगों से, और बहुत जागरूकता के लेवल पर फोन कॉल्स में भी अब वो आने लगा है काफी दिनों से। तो उसको निपटने के लिए भी आप लोगों ने रिफॉर्म्स किए हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है।
कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे कि ड्रोन आए या इंटरनेट आया, एआई आया, तो ऐसा नहीं है कि केवल जो हमारे आपके जैसे शरीफ लोग हैं उसका उपयोग करेंगे, अपराधी भी उसका उपयोग करेंगे। तो पुलिस को इस बात पे ध्यान देना है कि जो अपराधी हैं वो उसका उपयोग ना कर पाए। थोड़ा सा लंबा जवाब हो, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा ही है। जब हम पुलिस की नौकरी में आए 1994 में, तो मोबाइल फोन्स आए 1996 में। तो 96 से लेकर लगभग सन 2000 तक 3-4 साल ऐसा पीरियड आया, पूरे देश में अपराध की बाढ़ आ गई। कैसे? एक्सटॉर्शन या किडनैपिंग फॉर रैंसम, क्योंकि कौन फोन कर रहा है ये पता ही नहीं चल रहा। सिम कार्ड भी उसमें कोई आईडी पे नहीं मिलते थे, कोई किसी का सिम कार्ड छीन ले, जिसको इंटरनेट की भाषा में टेक्नोलॉजी में बोलते हैं एट्रीब्यूटेबिलिटी, मतलब कौन मुझे कांटेक्ट कर रहा है इसका मुझे क्लियर मैसेज मिलना चाहिए। जी। उस 3-4 साल के बाद जो हमारे आईपीएस ऑफिसर्स थे, हम भी उसमें शामिल थे, हम लोग टेक्नोलॉजी को समझने के लिए बैठे, टेलीफोन एक्सचेंज में गए, स्विचेस पे गए, फिर हमको समझ में आया कि अरे ये तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो सॉल्यूशन भी है। जी। और वो सॉल्यूशन ऐसे निकले कि फिर उसी से हमने अपराधियों को पकड़ना शुरू कर दिया। एक स्टेज आई कि अगर किसी अपराध में मोबाइल नहीं इन्वॉल्व है तो हम लोग फिर कहते हैं अरे अब क्या करें, इसमें तो आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन आज इंटरनेट को हमें, मुझे लगता है, पूरी तरीके से नए सिरे सोचना होगा। इंटरनेट शुरू से यूजर की कन्वीनियंस के लिए बनाया गया। इंटरनेट में एट्रीब्यूटेबिलिटी, यानी कौन, इस ईमेल के पीछे कौन है व्यक्ति, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान डिजाइनर्स ने नहीं दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य तो बिजनेस था, एक ऐसा फीचर बनाओ जो सबके काम आए। आज बहुत जरूरी है कि पूरा देश इस पे काम करे। मुझे विश्वास है भारत इसकी लीड लेगा कि इंटरनेट में मुझे कौन कांटेक्ट कर रहा है। जैसे टेलीफोन नंबर, आप मुझे टेलीफोन कॉल करें तो मुझे पता है कि आलोक जी का नंबर है, आपके नंबर से कोई और कॉल नहीं कर सकता। लेकिन आपके नाम से ईमेल आईडी क्रिएट करके मुझे, या फेसबुक आईडी क्रिएट करके कोई कॉल कर सकता है, बिल्कुल। और मुझको तो पता ही नहीं चलेगा कि इसके पीछे कौन है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी बड़ी मुश्किल से पता चलेगा और बहुत टाइम लगेगा कि इसके पीछे कौन है। मूल रूप से इस इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करना होगा, वरना आने वाले समय में फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन, जो भी नाम इन क्राइम्स के रख लीजिए, वो सब होते रहेंगे। इस पे काम हो रहा है, जो इंटरनेट कंपनीज हैं वो भी काम कर रही हैं, सरकार भी काम कर रही है। मुझे विश्वास है भारत इसमें एक लीड लेकर के पूरे देश को एक परिणाम देगा। आपने बिल्कुल ठीक बात बताई। अब हम इसी से रिलेटेड आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। 1994 में आप आए और आपने खुद बताया कि वो एक दौर शुरू हुआ। हाँ। और वही दौर है राजनीति के अपराधीकरण, और पहली बार यूज हुआ अपराधियों का राजनीति में, राजनीतिकरण। और मतलब दोनों हुआ। कुछ अपराधी जो है वो नेताओं की मदद करते थे और कुछ अपराधियों को राजनीति में लाया गया। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि वर्तमान राजनीतिक परिवेश में या उस समय उस दौर को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि उस पूरे दौर में आपने जो है सर्विस की है, और जाहिर है पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ना, उनको दंडित कराना, उनको दंडित करना जी। तो वो दौर, उस दौर को आप कैसे देखते हैं आप? 94 नहीं, उससे और थोड़ा पहले ये शुरू हो गया था। जब मैं पुलिस में आया तो मेरे ख्याल से लगभग चरम पे ये धंधा हो चुका था। अतीक अहमद, मुख्तार ना, ये सब विधायक सांसद बन चुके थे, और डीपी यादव, ऐसे सब लोग। शिव प्रकाश शुक्ला वो पॉलिटिक्स में तो नहीं आ पाया था, लेकिन अपराधी आने के पूरे नेताओं के लिए ही वो पूरे आने के मूड में था। तो खैर सफाया हो गया उसके गिरोह का। लेकिन उसके विश्लेषण पे जाते हैं। सर, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में लगभग 80 के दशक तक या उससे और पहले जो स्थानीय गुंडे थे, मसल पावर को इस्तेमाल करना शुरू किया, पैसा बांटना शुरू किया, राजनीति को उन्होंने खराब किया, और पहले से कर रहे होंगे, बट उस समय तक अपने चरम पे पहुंच गए थे। जो आपातकाल है सन 75 से लेकर 77 तक, अब हम लोग तो बच्चे थे, आप शायद पैदा नहीं होंगे समय, मैं 90। हाँ, लेकिन उस समय के लोगों से पूछिए लखनऊ से, तो लखनऊ में खुली जीपों में हथियार लेकर के घूमना, ये कांग्रेस के नेताओं के लिए सामान्य सी बात थी। युवा कांग्रेस नेता का मतलब खुली जीप और उसमें 4-5 हथियार लिए घूम रहे हैं। ये मसल पावर और मनी पावर पॉलिटिक्स में आया। जो इस प्रकार के क्रिमिनल्स
इनके लिए गुर्गा बन के काम करते थे। उनके 2 इलेक्शन में समझ में आया कि अरे यार इसको काहे जिताना, हम खुद ही जीत लेते हैं। और इस प्रकार पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स की मेन स्ट्रीम में एंट्री हुई और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जैसा योगी जी बोलते हैं बन के तैयार हो गया। लेकिन इसका हल भी अच्छे से निकला। योगी जी ने पिछले 9-10 साल में जो काम किया, उन्होंने, जिसको मैं बोलता हूं अपनी भाषा में एसपी के रूप में या कमिश्नर के रूप में, अगर क्राइम ठीक करना है तो चोर को ठीक करना तो मेरे दरोगा का काम है, लेकिन चोर की अम्मा को ठीक करना ये मेरा काम है। चोर की अम्मा कौन है? हर जिले में ऐसे 2-4 लोग होते हैं जो अपराध कराते हैं जी। जो बॉस बन के बैठे होते हैं। उनको कानून के दायरे में ले आओ, उनका दिमाग ठीक कर दो, उनको जेल भेज दो, एक्शन ले लो, छोटे वाले बच्चे अपने आप ठीक हो जाते हैं। योगी जी ने इस काम को पूरे प्रदेश के लेवल पे किया। उन्होंने चोर की अम्माओं को सबको फिट कर दिया, पुलिस को छूट भी दी, जी। पुलिस के ऊपर सही सेफगार्ड्स, सुरक्षा के रोक भी लगाए, संसाधन दिए, फोर्स दिया और सबसे बड़ी बात अपने न्यायालयों को ताकत दी। जी। एक पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में एमपी एमएलए कोर्ट का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। जी। मैं धन्यवाद दूंगा इसके व्यवस्था के लिए। किसी भी एमपी एमएलए एटसेट्रा के खिलाफ अगर कोई केस है तो वो तुरंत फास्ट ट्रैक में चला जाता है। और ऐसे हमने कितने लोगों को देखे जो कि चुनाव लड़ने के लिए प्रोसिक्यूशन का काम जो है वो काफी बेहतर हुआ, ये आप कह रहे हैं? काफी बेहतर हुआ एमपी एमएलए कोर्ट की दृष्टि से जी। और भी बेहतर हुआ। जी। लेकिन इस मामले में कहूंगा कि अभी काम बाकी है। हम लोग को अपने जस्टिस सेक्टर को, सिविल कोर्ट को भी, क्रिमिनल कोर्ट्स को भी, अन्य कोर्ट्स को, फैमिली कोर्ट को भी अभी इस पे हमें काफी काम करना है और इसको तेज लाना है। विकसित भारत का मतलब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या जस्टिस सिस्टम ही बहुत प्रभावी होगा। तारीख पे तारीख इतिहास हो जाएगा, जी। झटपट और अच्छे निर्णय होंगे। अच्छा, अब आते हैं, चूंकि आपने कहा कि विकसित भारत में यूथ की बात होनी बहुत जरूरी है, तो छात्रवृत्ति के मुद्दे पर हम आए। उससे पहले कोचिंग का मकड़जाल अगर हम देखें, जी, वो आज भी है, लेकिन आप लोग कैसे इसको टैकल कर रहे हैं कि जो गरीबों के बच्चे हैं, जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, जो किसी भी वर्ग से आते हैं, उनको इस कोचिंग के मकड़जाल जैसे से कैसे निकालना चाहते हैं और उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? और छात्रवृत्ति पर भी उसमें इंक्लूड कर लीजिएगा, क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम छात्रवृत्ति हुआ करती थी। हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो कई बार हमारी तो नहीं आई कभी, जबकि हम मतलब उसके पात्र थे, नहीं आई इंटरमीडिएट तक। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि कई बार ये सुनने में आता था कि वो पूरी छात्रवृत्ति जिनका इंटर कॉलेज है या जिनका कॉलेज है वहीं चला गया, वही खा गए। तो इससे कैसे आप लोगों ने निजात पाई है? दोनों सवाल, कोचिंग भी और स्कॉलरशिप भी। मेरा स्वप्न तो ये है कि आज इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो गई है कि सरकारी सिस्टम ऐसा बना दिया जाए जिससे कि जिस परीक्षा की तैयारी करनी है, नीट की है, जेई की है या पुलिस सिपाही की है, लेखपाल की परीक्षा है, तो लोगों को कोचिंग में जाना ही ना पड़े। अपनी एक डिवाइस पे एक ऐप डाउनलोड कर लिए और उस पर पूरा आपको कंटेंट मिल जाए, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाए, जो होना चाहिए। और मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत आसानी से ये संभव है। और जो मुख्यमंत्री अभी कोचिंग आदरणीय योगी जी ने कोविड के समय शुरू कराई थी, हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम ये स्वप्न पूरा नहीं हुआ, लेकिन काफी हद तक हम लोग पहुंचे। लेकिन मुझे विश्वास है कुछ साल में ऐसा सिस्टम जरूर हम लोग ला पाएंगे कि फ्री ये रही ऐप, बेस्ट कंटेंट यहाँ अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल है। और ये बहुत बड़ा डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन होगा। शिक्षा में बराबरी आ जाएगी जब सबके लिए बराबर माल रखा हुआ है, सबके लिए बराबर सामग्री है। पढ़ो, किसी को कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, किसी को कोटा जाने की जरूरत नहीं है, किसी को कानपुर के काकादेव जाने की जरूरत नहीं है। आप जिस गांव में हैं, हाँ, डिवाइस की एक जरूरत होगी, वो जिसके पास नहीं है उसको हम लोग सरकार के रूप में दे सकते हैं, इंटरनेट दे सकते हैं। ये मेरा स्वप्न है, मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। दूसरा जो छात्रवृत्ति है, इस साल हम लोगों ने रिकॉर्ड 66,50,000 लगभग बच्चों को विभिन्न कैटेगरीज के स्कॉलरशिप दी। कारण ये है कि हमने पूरे सिस्टम को ठीक किया। जैसा आप बोल रहे हैं, पहले
कॉलेज भी कागज पे है, बच्चा भी कागज पे है, हाँ स्कॉलरशिप नोट पे है और लोग खा गए। एक एक जिले में 400 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ समाजवादी पार्टी की सरकार के समय। और सबसे बड़ी हद की बात तो ये हुई कि 2016-17 जब इनकी सरकार जाने वाली थी, उस साल इन्होंने स्कॉलरशिप वितरित ही नहीं की बच्चों की, क्योंकि उसको लगा दिया किसी और काम में। योगी जी जब 2017 मुख्यमंत्री बनते हैं तो एक साल में 2 साल का बजट उन्होंने दिया बच्चों की छात्रवृत्ति पूरी की, पिछले साल की भी, जो सपा वाले कहीं और लगा गए थे काम पे, पता नहीं क्या किया था उन्होंने, और ये भी थी। जो आगे हमें काम करना है, मतलब जब हम केंद्र सरकार से पूछते हैं तो वो हमें कि हमने पूछा कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन से हैं, हम उनसे सीखें, तो उन्होंने बोला कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट तो आप स्वयं हैं। यूपी छात्रवृत्ति के मामले में सिस्टम के हिसाब से हम बेस्ट हैं, हमारे लाभार्थी भी सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, हम इसको और तेज़ और अच्छा कर रहे हैं। हमें पता है कि हमारी जो IT बैकबोन है वो थोड़ी कमज़ोर है, जब बहुत पीक आती है तो स्लो हो जाता है, तो हम उसको क्लाउड पे लेकर के जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रहे हैं। हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम अपने ऑफिस में बैठा ली अब, क्योंकि हम बोलते थे किसी से ठीक करो, वो महीना भर लगाता था, कोई नहीं, यहीं पे जैसे आपकी टीम होगी, आप किसी को दें तो चैनल चल पाएगा। उसी तरह हमारा चैनल, हमारा डिपार्टमेंट भी, हमने अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम हायर की, जो चेंजेस होने अभी करो, 2 दिन के अंदर करके लाओ, 1 दिन में करके लाओ और सॉफ्टवेयर को सुधारो। नीतियों में हम लोग सुधार कर रहे हैं, नीतियाँ काफ़ी हद तक ठीक हमने कर ली, लेकिन मुख्य रूप से फ्री शिप कार्ड की एक व्यवस्था पहले हुआ करती थी, यानी अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे जब एडमिशन ले रहे हैं तो वो 0 फीस एडमिशन हो जाया करता था, लेकिन उस चीज़ को कुछ प्राइवेट खासकर कॉलेजेस ने भरपूर दुरुपयोग किया। दुरुपयोग क्या मतलब, गबन किया। उसको हम लोगों ने ठीक किया, उसके सिस्टम को ठीक कर लिया। आज इस समय एडमिशन का सीजन भी है, मैं आपके माध्यम से बच्चों को बताना चाहूँगा, हमारी वेबसाइट पे आके उस फ्री शिप कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इस फ्री शिप कार्ड का मतलब, आप किसी भी जगह जाके एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो समाज कल्याण विभाग की ये गारंटी कार्ड है कि इस बच्चे की पात्रता है छात्रवृत्ति की। जैसे आपने बोला कि आपकी पात्रता थी पर नहीं मिली, आज अगर आप स्टूडेंट हैं, उस फ्री शिप कार्ड को लेकर के जाएंगे, कॉलेज एडमिशन आपको देगा, हम गारंटी दे रहे हैं कि हम इस बच्चे को स्कॉलरशिप देंगे, और फिर हम उसको स्कॉलरशिप जब उनका समय आता है दे देते हैं। तो ऐसे रिफॉर्म्स हम लोग ने किए। ये रिफॉर्म्स कभी खत्म नहीं होंगे, हर एक बच्चा भी छूट जाता है तो हम वो करते हैं जिसको बोलते हैं रूट कॉज एनालिसिस, कि बच्चा क्यों छूटा। जब RCA रूट कॉज एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं यार ऐसे तो 4000 बच्चे छूट गए होंगे, तो फिर हम उस रूल को चेंज करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को ठीक करते हैं। शिकायत तो एक आई, लेकिन लाभ या हानि 4000 बच्चों की हो रही थी। मुझे विश्वास है 1-2 साल में हम लोग 0.1% एरर तक बचेंगे, फिर उसको भी ठीक करेंगे। परसेंटेज ऑफ एरर वो कम हो जाएगा, बहुत कम हो गया। जैसे 66.5 लाख बच्चों को मिल गई स्कॉलरशिप और 86,000 को नहीं मिली, तो कितना, शायद करीब 1-1.25% हुआ। लेकिन 86,000 बहुत है ना, उसमें से एक बच्चा भी जो छूट गया उसके लिए तो एक है ना, उसकी स्कॉलरशिप तो अपनी छूट गई, तो कोई बच्चा नहीं छूटे। इसके लिए टेक्नोलॉजी को भी बेहतर करना है, पॉलिसी को भी बेहतर करना है। चलिए, बिल्कुल सही बात आपने कही। अब इसी के दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं। जी, पिछले दिनों जो है UGC में एक कानून आया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एक कमीशन है जो विश्वविद्यालयों को पोस्ट ग्रेजुएट रूल्स बनाती है, फ्रेमवर्क देती है। उसके अंतर्गत एक कानून था, उसको अपग्रेड किया गया। जो पहले से भी कानून था, लेकिन उसको अपग्रेड किया गया। देश भर में बहुत बवाल हुआ, बहुत चर्चाएं इस पर हुई। उस कानून को आप कैसे देखते हैं? चूंकि आप समाज कल्याण विभाग के मिनिस्टर हैं, तो आप इस कानून को कैसे देखते हैं जो UGC के अंतर्गत अपग्रेड किया गया था? मैं कानून से पहले कानून बनाने की प्रक्रिया पे चर्चा करूंगा। जी, जब भी कानून ऐसा बनेगा कि 4 लोग एक कमरे में बैठ के कानून बना देंगे, सिटीजन कंसल्टेशन, हितधारक परामर्श नहीं करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम आएगी। इसका बैकग्राउंड यूँ है कि एक मूल रूप से कानून या नियम अच्छा था। नियम का उद्देश्य ये था कि किसी भी परिसर में, कैंपस में भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन अगर होगा तो उसके लिए ये उपाय होगा, ये जांच का तरीका होगा और ये इसकी पनिशमेंट होगी। इसको अगर सुने तो कुछ भी गलत नहीं दिखता इसमें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी था। उसके बाद में कुछ घटनाएं हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको रिव्यू करो। तो प्रॉब्लम उसमें ये थी कि ये ऐसा कानून था जिसके पास दांत नहीं थे, कोई पनिश करने का कोई विशेष प्रावधान नहीं था।
तो उसमें पीनल सेक्शन इसमें जोड़े गए। जी। दूसरी बात, स्टेक होल्डर, मुझे लगता है कि कोई भी पॉलिसी का ड्राफ्ट बनना चाहिए। मोदी यही बोलते हैं हमेशा, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करो। इसी प्रकार में अगर इस ड्राफ्ट को हम प्रकाशित करते और उसके ऊपर चर्चाएं होती, लोग पक्ष पक्षी बात करते, हम चाहते तो उस ड्राफ्ट में कुछ चेंज कर लेते और नहीं तो नहीं करते। ये भविष्य की योजनाओं के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण सबक है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, और आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ पॉसिबल है, हमें ऐसे हितधारक परामर्श जरूर करने चाहिए। लेकिन अब उस कानून की बात भी मैं करूंगा। कानून में एक्चुअली अगर देखें तो केवल कुछ शब्द वहां बढ़े। पुराने वाले कानून में था कि भेदभाव का शिकार कौन होगा, उसमें दिया होता ये और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, लेकिन उसके बाद एक शब्द आता है जिसमें वर्चुअली कोई भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, कोई अमीर गरीब का भेदभाव भी कर सकता है, जाति का भी कर सकता है, बट अब उसमें विशेष रूप से ओबीसी शब्द भी आया। हालांकि उसको पुनः देखें, मैं सेक्शन 4 शायद मैं देख रहा था, रूल 4 है, कोई बहुत ज्यादा उससे परिवर्तन नहीं पड़ा, लेकिन कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो पाया। अगर मान लीजिए कोई एक, ऐसे मान लेते हैं एक बहुत पैसे वाला परिवार है और उसकी बेटी किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने जा रही है, तो हम तो मानेंगे संपन्न है ना, लेकिन उसको लड़की होने के नाते भी तो उसके साथ भेदभाव हो सकता है, और अगर उसके साथ भेदभाव हो रहा है तो क्या उसका उपाय नहीं होना चाहिए, पनिशमेंट नहीं होना चाहिए? ये सब यूजीसी के रूल ने दिया, लेकिन पुनः क्योंकि हमने स्टेक होल्डर कंसल्टेशन नहीं किया और साथ साथ हमने जो रूल था उसका कम्युनिकेशन भी हमारा कुछ कमजोर हुआ, पर ठीक है, उससे सबक लिया। अब रूल को दोबारा रिफ्रेम कर रहे हैं, कंसल्टेशन के साथ करेंगे और ऐसा रूल बनाएंगे जो सबके लिए, सबको स्वीकार भी हो और साथ साथ न्याय भी देता हो। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। अब इसके एक दूसरे पार्ट पर इसी के आते हैं, रिजर्वेशन को लेकर इधर बीच बहुत चर्चा हुई। जब ये नीट और ये जंतर मंतर पर आंदोलन चले तो फिर चर्चा हुई कि ये एक दुबे लड़का हमारे यहाँ ही, उसने पहली बार इंटरव्यू दिया न्यूज 18 पर ही, और फिर ये बात निकल करके आई कि रिजर्वेशन -40 नंबर पर भी अगर किसी का नीट में एडमिशन हो जाता है या इस तरह की बात, तो एक चर्चा की बात ये आ गई। रिजर्वेशन को आप कैसे देखते हैं? कई ऐसे लोग हैं जो क्रीमी लेयर में आ गए हैं। ये चर्चा में निकल करके बात आई कि मान लीजिए पर्सन ए ने कोई, मान लीजिए वो आईएएस हो गए या पीसीएस हो गए, अब वो क्रीमी लेयर में आ गए 10 साल के बाद, उनका बेटा भी क्या रिजर्वेशन पा सकता है? और अगर वो रिजर्वेशन ले रहा है तो अपने ही वर्ग के रिजर्वेशन को वो कम कर दे रहा है, यानी जो उसमें पात्र व्यक्ति है वो रिजर्वेशन नहीं पा रहा है। ये चर्चाएं आई हैं। आपको क्या लगता है कि रिजर्वेशन कैसा होना चाहिए, उसका फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और विकसित भारत की यात्रा में सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का क्या प्रारूप होगा, इसको भी बहुत गहराई से हम लोग को सोचना होगा। जी मेरा जवाब शायद थोड़ा लंबा हो जाए, पर क्योंकि सवाल इतना महत्वपूर्ण है इसलिए बिल्कुल विस्तार से कहना चाहूँगा। जो सामाजिक न्याय की यात्रा हमारे संविधान से शुरू हुई, बाबा साहब ने जो दिया, वो मूल रूप से आरक्षण 3 जगहों पे, शिक्षा में, सरकारी नौकरियों में और लेजिस्लेचर में, यानी विधानसभा, लोकसभा आदि में दिया गया। अच्छे परिणाम मिले काफ़ी हद तक हम लोग को उसके। आज लगभग 75-80 साल के बाद क्या जाति व्यवस्था, जातिगत भेदभाव कम हुआ? तो हम सब स्वीकारेंगे, हाँ कम हुआ, लेकिन क्या पूरी तरह दूर हुआ? नहीं, ये भी हम स्वीकारेंगे कि पूरी तरीके से दूर नहीं हुआ। तो आने वाले समय में क्या हम लोग करना होगा? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश 2024 में किया था, जिसमें कोटा विद इन कोटा को उन्होंने कहा कि ये हो सकता है, जो कई राज्यों ने किया था। लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि कोटा विद इन कोटा राजनीतिक मांग पे, आंदोलन के आधार पे नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए सबूतों के आधार पे और आंकड़े के आधार पे, जो कि इस समय एकत्रित हो रहे हैं। जो जातिगत जनगणना है, जैसे ही जातिगत जनगणना का परिणाम आएगा, मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय का एक बिल्कुल नया दौर आएगा। उसकी वजह से कुछ घर्षण, फ्रिक्शन भी होगा, लेकिन स्पष्ट हो जाएगा कि ये जातियां, ये समूह शिक्षा में, सरकारी नौकरी में या लेजिस्लेचर में सही प्रतिनिधित्व नहीं पा रहे हैं, तो कोटा विद इन कोटा
लॉजिकल हो जाएगा कि हमें इसको करना चाहिए। लेकिन कोटा वो 5% होगा कि 2% होगा, इस पे मैं भी नहीं टिप्पणी कर सकता, ये तो आगे की बात है, लेकिन ये निश्चित रूप से होगा। ये दूसरी बात आती है क्रीमी लेयर की। ओबीसी में क्रीमी लेयर इंदिरा साहनी केस में लागू किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कहा कि क्रीमी लेयर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए भी होनी चाहिए, नहीं हो सकती, उन्होंने कहा। अभी भी मैं देख रहा था, कल की न्यूज में था, केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें अपना एफिडेविट लगाया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी विचार नहीं है ना। ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रश्न है कि क्रीमी लेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इसको आसान शब्द में बोलूं कि कोई भी योजना, उसकी स्कीम टारगेटिंग अच्छी होनी चाहिए। अपात्र व्यक्ति को बाहर करने का हमें काम करना चाहिए, और जो पात्र छूट जा रहे हैं उनको हमको साथ लेके आना चाहिए। आने वाले समय की जो विकसित भारत की यात्रा है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। मैं एक दो उदाहरण देता हूं कि भारत में ही या अन्य देशों में क्या हो रहा है। जैसे कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ये एक बहुत बड़ा नीतिगत विषय है जो पूरी दुनिया में चल रहा है। यूएस में ट्रंप इसके खिलाफ भी कई बार बोलते हैं, लेकिन यूएस की जो अभी तक की पॉलिसीज हैं वो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, वो विजुअल भी दिखा सकते हैं। आप कभी भी अमेरिका का नासा का अगर क्रू देखें, 5-6 लोगों का क्रू होता है, उसमें हमेशा एक महिला न्यूनतम होगी, उसमें एक व्यक्ति हमेशा अश्वेत होगा या अधिक होगा। वो ऐसे नहीं है नासा में, मतलब जो बात होती है ना मेरिट की, जो 6 लोग जाने वाले हैं उनका टेस्ट हो रहा होगा, वहां भी इंक्लूजन की पॉलिसीज, समावेश की पॉलिसी रखी गई है। जब हमारा पहला क्रू जाएगा तो हम समावेश का ध्यान रखेंगे या नहीं रखेंगे, अभी समय उसमें, या शायद ज्यादा समय नहीं भी है, तो हमें देखना होगा। दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। मैं नियमित रूप से इंटरेक्ट करता हूं। उदाहरण के तौर पे टाटा ग्रुप ने काम किया, उसको उन्होंने अंग्रेजी में एफर्मेटिव एक्शन प्लान उसका नाम रखा। ये भी विश्व में प्रयोग होने वाला शब्द है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी कंपनी में आरक्षण तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन लखनऊ में जैसे कि टाटा मोटर्स का ट्रक बनता है, तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें, अगर 10 लाख का ट्रक बनता है तो मैं इसमें 15% एंसिलरी जो उसमें माल लगता है वो शेड्यूल कास्ट ओन्ड कंपनी से लूंगा, और 7.5% मैं शेड्यूल ट्राइब ओन्ड कंपनी से लूंगा। तो जब लखनऊ की फैक्ट्री से टाटा का ट्रक निकलता है तो 22.5% सामाजिक न्याय उसमें होता है। लेकिन टाटा ने ये कहा, कंपनी ने, कि मैं घटिया माल नहीं लूंगा। तो उन्होंने एक वेंडर डेवलपमेंट पॉलिसी बनाई, उन्होंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की कंपनियां खड़ी करी, उनको बताया कि मेरे स्टैंडर्ड ये हैं, तुम्हारा माल खराब होगा तो मैं नहीं लूंगा मैं, और उसको उन्होंने फिर आगे बढ़ाया। हमारी बहुत सी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज भी करती हैं ये, और भविष्य में केवल ये अनुसूचित जाति जनजाति के लिए नहीं, ये महिलाओं के लिए भी होना चाहिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए भी होना चाहिए, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी होना चाहिए। मतलब समाज में जो भी पीछे छूट रहा है, जिसको थोड़े से हाथ पकड़ के आगे लाने की जरूरत है, हम लोग को, सबको दिल बड़ा करना होगा। कहीं पे मैं पीड़ित हूं तो मैं कहीं पे पीड़ा उत्पन्न भी कर रहा हूं, तो जहां मैं पीड़ा उत्पन्न कर रहा हूं मुझे उसको दूर करना। जैसे अनुसूचित समाज का को बहुत जगह आज भी भेदभाव देखना पड़ता है, लेकिन अनुसूचित समाज के अंदर ही क्या हमने महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया? नहीं दिया। तो हम पहले अपने समूह में महिलाओं को बराबर भी कर लेते हैं, और साथ साथ जहां पे मुझे कहीं पे अधिकार चाहिए मैं वो भी मांगूंगा, लेकिन साथ साथ मुझे जहां अधिकार देना चाहिए वो भी दूंगा। ये विश्वास है कि विकसित भारत की जो तस्वीर होगी वो पूरी तरीके से समानता वाली होगी, और हम लोग वहां पहुंच रहे होंगे। ऐसी नीतियां बनी हैं, उन पे प्रयोग हो रहा है, और आगे और प्रयोग होगा, वो कानून का हिस्सा बनेंगी, और एक बहुत सुंदर रूप आएगा। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने समानता लाने का प्रयास किया भारत की स्वतंत्रता से लेकर के अब तक, बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बहुत अच्छा संविधान निर्माण करने में अपना योगदान दिया, और माननीय काशीराम जी ने, स्वर्गीय काशीराम जी ने भी एक प्रयास किया। तो अब जो है राहुल गांधी जी पिछले दिनों उन्होंने कहा कि भारत रत्न की मांग कर दी, बहन कुमारी मायावती जी ने पहले ही मांग की थी। आपको क्या लगता है कि ये लोग
इस दलित पॉलिटिक्स को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। आपका क्या मानना है कि इनको अभी तुरंत याद आई है या ये लोग भी कुछ करते रहे हैं, और एज अ पॉलिटिशियन आप इस पर क्या सोचते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष इस पर क्या है कि मान्यवर काशीराम जी को क्या भारत रत्न देना चाहिए? माननीय कांशीराम जी ने जो काम किया वो बाबा साहब के बाद में सबसे बड़ा काम उन्होंने किया कि जो बोलते हैं उन्होंने एक सोती कौम को जगाया और साथ साथ संगठित किया, एक राजनीतिक ताकत के रूप में विकसित किया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा भारत में तो नहीं है, शायद ही कहीं हो, एक व्यक्ति साइकिल लेके शुरू करता है राजनीति, लोगों को जोड़ना शुरू करता है और अपने जीवन काल में एक राष्ट्रीय पार्टी खड़ी करके तैयार कर देता है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, एक व्यक्ति कर दे तो बहुत बड़ी बात है ये। जी, बहुत बड़ी बात है। ऐसे व्यक्ति का सम्मान तो करना ही चाहिए, भारत रत्न दे करके अन्य जिस भी विधि से कर सकते हैं करना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इनका मैं आपको इतिहास ही बताता हूँ, वर्तमान भी बताता हूँ। माननीय कांशीराम जी ने एक किताब लिखी जिसका बड़ा मजेदार नाम है चमचा युग। जी, छोटी सी किताब है, 70-80 पन्ने की, जरूर पढ़िएगा उसको। मैंने पढ़ी हुई है। पढ़ी आपने? हाँ, और सब अपने, मैं चाहूंगा हमारे व्यूअर्स भी उसको पढ़ें। छोटी सी किताब है। उस पूरी किताब में किस प्रकार कांग्रेस अनुसूचित समाज के लोगों को उत्पीड़न करती है, चमचा बना के रखती है। यानी कांग्रेस के समय अनुसूचित समाज का प्रतिनिधित्व मजबूरन करते तो थे, लेकिन उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो मुंह बंद करके बैठा रहे, ये कुर्सी तुम्हारी, चुपचाप यहाँ पे बैठे रहना। मान्यवर कांशीराम, करना नहीं है कुछ। करना जो हम कर रहे हैं, तुम बस, तुम्हारी कुर्सी एक है 22.5%, तुम चुपचाप यहाँ पे बैठे रहना। और कौन बैठेगा? जो चमचा है वो बैठेगा। राहुल गांधी जी को कब याद आया ये सब? जब उत्तर प्रदेश से राजनीतिक रूप से छुट्टी कर दी गई। और अभी माननीय कांशीराम जी का जन्मदिन था, वो भी पता नहीं जन्मदिन से शायद 3 दिन पहले आके कार्यक्रम कर रहे थे। ये भी हम नहीं समझ पाए, जन्मदिन पे करना तो जन्मदिन पे करो, 3 दिन पहले क्यों कर रहे हो? तब आकर के उन्होंने बड़ी अजीब बातें बोली, मुझे बुरा भी लगा और हमारे समाज के बहुत लोगों को बुरा लगा। उन्होंने एक बहुत अजीब सी बात कही कि कांशीराम जी अगर नेहरू जी के समय होते तो नेहरू जी उनको मुख्यमंत्री बना देते। समझ से परे कि ये क्या बात हुई। कांशीराम जी तो इंदिरा जी के समय थे, अगर ऐसी कुछ बात है तो इंदिरा जी उनको मुख्यमंत्री बना देती। मतलब अतार्किक बात है, पर मैं, मतलब मुझे कहते हुए भी तर्कहीन बात लग रही है, लेकिन पता नहीं क्या सोच के राहुल गांधी जी ऐसी बात करके गए, जो कि कांशीराम जी के लिए तो अपमानजनक निश्चित रूप से थी, हमारे समाज के हर व्यक्ति के लिए अपमानजनक थी कि आप क्या बोल रहे हो। और वो कांशीराम जी जो आपकी पार्टी को चमचा युग दिखा करके गए। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी ने मान्यवर कांशीराम जी के नाम पे एक जिला बहन जी ने बनाया था, कासगंज, उसका नाम कांशीराम नगर। अखिलेश जी साफ जवाब दें कि आपको आज जब जनता ने सिरे से नकार दिया तब आपको कांशीराम जी याद आ रहे हैं? उनके नाम पे जो जिला था, जब आप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री की कलम आपके हाथ में थी, तो आपने एक भी काम ऐसा किया हो मान्यवर कांशीराम जी के सम्मान में तो बताइए। और जो आपने अपमान में काम किए, मैं उसकी सूची दे रहा हूं। आपने कांशीराम नगर से नाम काटा, सहारनपुर में एक मेडिकल कॉलेज मान्यवर कांशीराम जी के नाम पे था, उस पे नाम काटा। जो लखनऊ में भाषा विश्वविद्यालय है, वहां से नाम काटा। ये साफ सवाल, बिल्कुल मैं क्लियर पूछ रहा हूं, या तो माफी मांगिए इस बात के लिए, या आपने कुछ सोच के किया तो हम लोग को बताइए कि आपने हमारे महापुरुष का अपमान क्यों किया। आज राजनीति करने के लिए कांशीराम जी को फूल चढ़ाइए, कार्यक्रम कर लीजिए, तो हम लोग बेवकूफ है क्या? हमें इतिहास नहीं पढ़ा क्या? हमारे समाज के लोग खूब पढ़े लिखे हैं, बहुत होशियार हैं, राजनीतिक रूप से बहुत जागृत हैं। इस तरह से बेवकूफ बनने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग को खूब अच्छे से पता है कि मान्यवर कांशीराम जी का सम्मान किसने किया, अपमान किसने किया। बिल्कुल ठीक बात ये आपने कही। पॉलिटिक्स में ये सब चलता है, लेकिन आपके सवाल जो है वो निश्चित तौर पर विपक्ष को सुनने ही चाहिए। अच्छा, आपसे अब इस बातचीत के उस दौर में हैं हम, क्योंकि जब आप एनएसजी, फिर एसपीजी, और आपने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप था, उसको आपने, उस ग्रुप को लीड किया, क्लोज प्रोटेक्शन टीम, जो कि एसपीजी का
एसपीजी तो बड़ी संस्था है जी, उसका जो प्रधानमंत्री एक, की हाँ, इंटरनल सिक्योरिटी और जो बिल्कुल छोटा ग्रुप होता है जो जी। साथ रहता है हमेशा, क्लोज टीम ऑफ बॉडीगार्ड्स अगर आसान शब्दों में कहूँ, जी एसपीजी में उसको बोलते हैं क्लोज प्रोटेक्शन टीम, सीपीटी। जी। तो ये जो क्लोज प्रोटेक्शन टीम थी आपकी, आपके अनुभव कैसे रहे उनके साथ? क्योंकि जनरली जो हम लोगों ने देखा है कि वो बहुत कम बोलते थे, इंटेलेक्चुअल तो नो डाउट वो थे ही, लेकिन कैसा उनका स्वभाव था, किस तरह से इंटरेक्ट, क्या आप लोगों से करते थे वो? मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का समय था। मैं उस समय केवल 34 साल का था और मैं भारत के प्राइम मिनिस्टर से इंटरेक्ट करता था। मैं उनका कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं था, मैं उनका बॉडीगार्ड था। तो मैं क्लियर कर दूं कि मेरी चर्चाएं उनसे नीतिगत विषयों पे नहीं होती थी। मेरी चर्चाएं उनसे जितना मेरा काम था उतनी होती थी, और खासकर एसपीजी में ये हमेशा सिखाया भी जाता है कि कभी भी फालतू नहीं बोलना है, अपने काम की बात केवल प्रोटेक्टिव से करना है। ये मेरा उनका संबंध जो था ये फॉर्मल संबंध था, इस साथ बता रहा हूँ। लेकिन जो उनकी अच्छी बातें मुझे दिखी और हम सबको सीखनी चाहिए उनसे, एक तो उनके अंदर पूरी तरीके से समानता का भाव था। वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं इस वजह से किसी को छोटा देखे हैं, कुछ ऐसा नहीं। मतलब अपना कहीं बैठे हैं, कहीं भोजन करना है उनको, तो हमेशा वो धीरे से हमसे पूछ लेते थे चलने से पहले, खासकर टूर पे जब हैं कहीं दिल्ली के बाहर हैं, कि भाई सबने, एसपीजी ने, स्टाफ ने, सबने खाना खा लिया ना? क्यों, कॉमनली क्या होता है कि उनको खाना खिलाया गया, फिर हाथ वाथ धो लिए, चलो। लेकिन स्टाफ को थोड़ा सा टाइम लगता है ना, क्योंकि उनके बाद खाना शुरू होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें वो बहुत ध्यान रखते थे। ज्यादातर नेता इसका ध्यान रखते हैं, पर मैं उनके साथ था इसलिए बता रहा हूँ। दूसरी बात मैं उनकी बहुत अच्छी सीखता था सबको, टाइम मैनेजमेंट उनका। वो एक तो एसपीजी में भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। मान लीजिए राष्ट्रपति भवन में एक बैंक्वेट है जिसमें किसी देश के प्रेसिडेंट आए, तो वहां पे पहुंचने का सीक्वेंस सबका 2-2 मिनट पे होगा। मतलब 8:30 बजे अगर वहां के प्रेसिडेंट को पहुंचना है तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट को उससे 2 मिनट पहले होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर को उससे 1.5 मिनट पहले होगा, उसमें सोनिया गांधी जी थी तो उनका 1.5 मिनट पहले होगा। मतलब सबको बड़े टाइम से पहुंचना है। तो अगर उसमें जरा भी ऊंच नीच होगी तो गड़बड़ हो जाएगी कि पहले वाला बाद में पहुंच गया, बाद वाला पहले पहुंच गया, ये पता नहीं चलता है। लेकिन दिल्ली पुलिस और एसपीजी अपने वायरलेस नेटवर्क पे सब मिला के बड़े अच्छे से उसको कोऑर्डिनेट करती है। ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का टाइम मैनेजमेंट बड़ा अच्छा था। जैसे अगर हमको 7:30 बजे कहीं निकलना है तो वो 7:15 पे हमको तैयार मिलेंगे, हस्बैंड वाइफ दोनों अगर हैं तो ड्राइंग रूम में तैयार। मतलब अगर कई बार उससे पहले निकलना पड़ जाए, जैसे मैं भी करता था, कभी कभी भी गलती करता हूँ कि अगर 8 बजे निकलना है तो हम 7:45 बजे तैयार होना शुरू करते हैं। 7:45 पे एक फ़ोन आ गया 5 मिनट का तो फिर हम लेट ही हो जाएंगे। लेकिन वो हमेशा अपने काम को पहले से व्यवस्थित करके रखते थे। और एक प्रोटेक्टी के रूप में उनसे अच्छा प्रोटेक्टी कोई एसपीजी को आज तक मिला नहीं, क्योंकि जब हम उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे सर इसके आगे सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, तुरंत मान जाते थे। जबकि बहुत से प्रोटेक्टीज आपने देखे हैं जो सुरक्षा घेरा तोड़ना अपना एक फैशन सा मानते हैं। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी तो हमेशा ये एसपीजी भी चाहिए थी उनको, और एसपीजी के घेरे भी लांघने थे। खैर अब उनके साथ एसपीजी नहीं है, अच्छी प्रोटेक्शन सीआरपीएफ वगैरह की है। तो प्रोटेक्टीज को अपनी सुरक्षा की स्वयं चिंता भी करना चाहिए। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स मेरे जैसे हैं उनकी सीमाओं को समझना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूरा कोऑपरेशन हम लोग को देते थे इसमें। अच्छा, अब इसी से जुड़ा हुआ, चूंकि मैं आज जब आप आए हैं तो जनरली मिनिस्टर्स देखते हैं कि 1-2 गाड़ी पहले आ जाती है या एक गाड़ी आएगी, सिक्योरिटी रहेगी, तो सादगी आप में भी पूरी हमने आज देखी। नहीं, बात सादगी की नहीं, बात है थ्रेट की और उस रिस्पॉन्स की, खतरे की और उसकी प्रतिक्रिया की। मुझे ऐसा कोई खतरा नहीं है कि मेरे साथ कोई सिक्योरिटी चले, तो नहीं है। जिसको खतरा है उसके साथ सिक्योरिटी रहती है। हाँ, ये बात नहीं कि सिक्योरिटी या पुलिस साथ में चले, ऐसा फैशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक तो ये लोकतांत्रिक यानी समानता के भाव के ठीक विपरीत बात है कि मैं उतना बड़ा नेता हूं जितने सिपाही मेरे साथ चलते हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसा सोचती हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, तो हमको इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा। और साथ साथ ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग भी तो है। मुझे कोई थ्रेट नहीं है, मेरे साथ अनुमन्य है कि मैं एक एस्कॉर्ट लेके चल सकता हूं जिसमें 5 लोग होंगे,
ये गाड़ी होगी, उसका तेल होगा, तो साल का कम से कम खर्चा कितना हो गया, महीने का 7-8 लाख रुपए खर्चा हो गया। तो उसको मैं अगर साथ लेके चल रहा हूँ तो 8 लाख रुपए जो टैक्स में आपने दिए थे वो पूरा पूरा मैं खा गया मैंने बर्बाद कर दिया। तो ये टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी भी है। हाँ, ये कहते हुए मैं स्वयं प्राइम मिनिस्टर का बॉडीगार्ड रहा हूं, जिन लोगों को खतरा है उनको अच्छी से अच्छी सुरक्षा मिलनी चाहिए, दिखावे वाली सुरक्षा नहीं, इफेक्टिव सुरक्षा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं, चूंकि ये दौर जेनजी का दौर है और प्रश्न के हम इस पूरे पॉडकास्ट के उस भाग में आ गए हैं जहां युवाओं के लिए जो यूपी सरकार ने 16 से 35 साल के जो युवा हैं उनके लिए क्या कुछ कोई टीम आप लोग बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? युवाओं को ताकत देने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। और जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो इसलिए क्योंकि जो अभी हाल में जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ, उसको आगे पीछे जो घटनाक्रम हुआ, मैं उसको दो पार्ट में देखता हूँ। एक पार्ट में मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ, क्योंकि सिस्टम काम करने चाहिए अच्छे से। बार बार मैं सिस्टम पे ध्यान बोल रहा हूँ। विकसित भारत है, विकसित भारत में क्या सिस्टम कमजोर होंगे हम विकसित बन जाएंगे? नहीं, विकसित भारत का मतलब ही मजबूत सिस्टम्स होंगे। यहाँ पे नीट ने, एनटीए ने एक गलती की, उनका सिस्टम ठीक से काम नहीं किया और बहुत से बच्चों को परेशानी हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसके पीछे, इसके आगे प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? प्रधानमंत्री जी ने 3 प्रतिक्रिया दी। पहला, सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन कराया, पूरी बात खुली कि ये घटनाक्रम क्या था। दूसरा, तुरंत पार्लियामेंट में कानून लेकर के आए जिसमें 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक की पेनल्टी का प्रावधान किया गया। और तीसरा, सबसे बड़ी बात, सिस्टम। उन्होंने एक सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए टीम बनाई। किसके नेतृत्व में? नंदन नीलेकानी जी के नेतृत्व में। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि उन्होंने यूपीआई भी दिया, उससे पहले आधार भी दिया, उनकी टीम ने दिया, बट विजन उनका था। और मुझे विश्वास है कि जो टीम प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, जिसको मोदी जी बोलते हैं रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, मुझे विश्वास है कि ये टीम परीक्षा के सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करेगी। और जो परिणाम हमने देखा है वो है लाखों बच्चे परीक्षा देते हैं सरकारी नौकरी की, नीट की, जेई की। मुझे विश्वास है चंद महीनों में हम ऐसा सिस्टम बनते हुए देखेंगे जिससे कि पर्चा लीक तो नहीं होगा, मेरिट अच्छा होगा, और जो मेरा स्वप्न है कि कोचिंग फ्री परीक्षा हो जाए, बच्चे स्वयं अपने आप पढ़ें, ऐसा भी होगा। इसी से जुड़ा हुआ एक और, जैसे पुलिस विभाग की अगर एग्जाम की बात हम करें, हाँ। तो जब 62,000 पुलिस की भर्ती आई थी, 2024 की वैकेंसी थी जी, वो, जी। लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें आई कहीं 1-2 जगह। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में जितनी बार परीक्षाएं हुई हैं कहीं कोई लीकेज नहीं हुआ। तो उसको आप लोग कैसे कर पाए? वो ऐसे, देखिए, जो 2 बार पर्चा लीक हुआ या प्रॉब्लम आई, वो कैसे पकड़ा गया? वो ऐसा नहीं किसी ने शिकायत की। जो भी परीक्षा होती हैं, योगी जी उसके साथ एसटीएफ लगाते हैं, विजिलेंस लगाते हैं, एसओजी लगाते हैं, इंटेलिजेंस लगाते हैं, सारी संस्थाएं लग जाती हैं कि परीक्षा की शुचिता होनी चाहिए। दोनों बार जो हमने सिपाही की परीक्षा को निरस्त किया, दोबारा किया, किसी और ने नहीं पकड़ा था, हमने खुद पकड़ा उसको, और उन गिरोहों को हम लोगों ने नेस्तनाबूद किया और उसको दंड दिया और सिस्टम को मजबूत किया। जिन अधिकारियों की लापरवाही थी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, और तब परिणाम यह है कि हमारी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश की शुचितापूर्ण तरीके से हो रही है। मैं इसमें क्राइम प्रिवेंशन की थ्योरी बताता हूँ। ये भी नकल भी एक चोरी है। चोरी रोकने के 2 जरूरी तरीके हैं। पहला, ताला मजबूत करो, यहाँ मतलब आईटी सिस्टम लाओ, ट्रांसपेरेंसी लाओ, जो करना है। और दूसरा, साथ साथ जब चोर पकड़ जाएगा तो चोर को दंड भी मिलेगा भारी। अक्सर हम लोग सरकारी सिस्टम में केवल ताले को मजबूत करने में दिमाग लगाते रहते हैं। जब तक चोर की कुटाई नहीं होगी ना, तब तक चोरी नहीं रुकती। ताला भी मजबूत करना है, कुटाई मतलब मैं मानवाधिकार वाले एंगल पे नहीं जा रहा हूँ, भावात्मक रूप से बोल रहा हूँ कि चोर को भी दंडित होना जरूरी है। आपने कुटाई कहा तो मुझे लगता है तभी आपने कहा कि वो मानवाधिकार वाले एंगल पे मैं नहीं जा रहा हूँ। मुझे इसीलिए थोड़ी सी मुस्कुराहट कभी आपने वो पकड़ा नहीं। कभी मुहावरे बहुत होशियारी से बोलने चाहिए, तो इसलिए मैं इसको मुहावरे के रूप में केवल बोल रहा हूँ। तो जैसे इनकाउंटर जो होते हैं जी, जो कैसे कहते हैं ना लोग कि यूपी में आजकल है कि
किसी ने कुछ किया तो फिर अगले चौराहे पे, तो क्या आप एनकाउंटर के समर्थक हैं? मैं एनकाउंटर शब्द बड़ा कंफ्यूजिंग शब्द है। जी मैं इसका विश्लेषण करूं तब अपनी बात डिसीजन रखूं इस पे। जी देखिए, पुलिस का काम ऐसा है कि हम गिरफ्तारी भी करते हैं। ऐसे अपराधी भी हैं जिनका इतिहास है पुलिस पे गोली चलाने का या बहुत अग्रेसिव होने का। जब उनकी गिरफ्तारी के लिए हम जाते हैं तो हम तैयारी करके जाते हैं कि ये व्यक्ति हो सकता है गोली चला दे। जैसे मैंने बोला, अलीगढ़ में मैं एसएसपी था तो स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम बनाई, इसीलिए कि हमें पता है कुछ अपराधी इस नेचर के होते हैं। तो कोई भी पुलिस वाला घर से ये सोच के नहीं चलता है, थाने से ये सोच के नहीं निकलता कि आज मार ही दूंगा। वो जाता है गिरफ्तारी करने के लिए। लेकिन अगर उधर से गोली चलती है तो हमारी पहली कोशिश होती है कि उधर से गोली चली तो भी हम गोली नहीं चलाएंगे। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हम उस व्यक्ति को जीवित गिरफ्तार करेंगे और हमारी टीम में भी किसी को चोट नहीं आएगी। ये हमारी बेसिक पॉलिसी होती है। लेकिन कई बार उधर वाला बहुत अग्रेसिव होता है, उसके वेपन भी तगड़े होते हैं। तो कानून अधिकार देता है पुलिस को और हर समान नागरिक को अधिकार देता है कि अगर मेरे ऊपर घातक बल, लीथल फोर्स का उपयोग हो रहा है तो मुझको उसका जवाब भी लीथल फोर्स से, घातक बल से देने का अधिकार है। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश पुलिस रोज हजारों गिरफ्तारियां करती होगी, लेकिन इनकाउंटर, खासकर इनकाउंटर जिसमें डेथ हुई, अब कोई 2-3 महीने में कोई होता है। तो अधिकांश हमारे ऑपरेशंस बिना किसी गोली चले, बिना किसी की गोली लगे निपट जाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है। हाँ, ये जरूर कहूंगा, पिछली सरकारों में पुलिस वाले संकोच करते थे कि गोली का जवाब गोली से दोगे तो पता नहीं अपराधी किस जाति का है, उस किस पार्टी की सरकार है, ये लोग नुकसान करेंगे। और वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, उन्हीं के तो सब ये चेले थे। योगी जी ने किसी से नहीं कहा कि इनकाउंटर करो। योगी जी ने कहा कि अगर गोली आती है तो गोली से गोली का जवाब देने में संकोच ना करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्योरली कानूनी बात कही उन्होंने कि मैं तुम्हें प्राधिकृत करता हूं। जो कानून कहता है अगर गोली आ रही है तो बेधड़क गोली का जवाब गोली से देना। आप बहुत सारे अपने चीफ मिनिस्टर्स के साथ एज अ पुलिस ऑफिसर आपने वर्क किया है जी। उनमें अगर हम नाम ले लें तो मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, श्री राजनाथ सिंह जी, अखिलेश यादव जी और श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, स्वर्गीय रामप्रकाश गुप्ता जी, स्वर्गीय बाबूजी रामप्रकाश कल्याण गुप्ता सिंह जी, कल्याण सिंह जी। तो छूट ये गया और नहीं, सब लगभग दो ये नाम छूट रहे थे मुझसे। तो आपको क्या लगता है कि कैसा एक्सपीरियंस रहा एज ए चीफ मिनिस्टर? ये लोग कौन लोग कैसे रहे? अगर हम बात करें मुलायम सिंह यादव जी की, इस पे तो एक पुस्तक लिखी जा सकती है मुख्यमंत्रियों के। हाँ, लेकिन इसमें बहुत शॉर्ट आंसर हाँ, चाहिए। आई नो, तुलना करते हुए। लेकिन मैं ना विवाद में ना पड़ते हुए जिसकी जो मुझे अच्छी बात लगी वो बताऊं मैं। जैसे राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, मैं छोटा, मैं एसपी था, 29 साल का, हाथरस का। लेकिन उनकी एक बड़ी अच्छी चीज थी, उनका हर महीने फोन आता था एक बार, और बेटा कैसे हो, ठीक हो? पहली बार फोन आता, अरे हम बोले मुख्यमंत्री का फोन आया, पूछ रहे। फिर पता चला नहीं, वो सारे डीएम एसपी को महीने में एक बार फोन करते हैं और बस यही। और हम लोग की बैटरी चार्ज हो जाती थी, मुख्यमंत्री का फोन आया, कैरियर पूछ रहे थे। कोई परेशानी होती तो उनको हम लोग बता भी देते थे। आज भी राजनाथ सिंह जी की ये परंपरा है कि उनकी टीम जो है उनसे हमेशा खुश रहती है, क्योंकि अपने बच्चे की तरह सबको वो लेके चलते हैं। बाबूजी कल्याण सिंह जी के साथ सीमित समय तक मैं बहुत जूनियर ऑफिसर तक काम किया। जो आज योगी जी ने जीरो टॉलरेंस की नीति बनाई, इसकी नींव बाबूजी कल्याण सिंह जी ने रखी थी। 91 की जो सरकार बाबूजी की थी और बाद में फिर दोबारा सरकार थी, वो समय था जब उत्तर प्रदेश को लगा कि ये माफिया का अंत हो सकता है, अपराध का अंत हो सकता है। मुलायम सिंह जी पुलिस की दृष्टि से तो जितना कम कहा जाए उतना ठीक होगा, क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की नींव उन्होंने रखी। हालांकि खैर यारों के यार आदमी थे, तो उनके साथ संबंधों पे, सिद्धांतों पे संबंध भारी वाली चीज लागू होती थी। और अगर कोई परिचित है, उनका साथी है, तो फिर वो किसी भी हद तक जाके उसकी मदद कर देते थे। ऐसा बहुत सारे लोगों का अनुभव है। बहन जी? हाँ, बहन जी के साथ ये था कि बहन जी का अच्छी बात ये कहूँगा कि उन जो प्रशासक का टेरर होना चाहिए था, वो उन्होंने उत्तर प्रदेश को दिखाया ठीक से।
जब वो किसी जिले में जाती थी तो सब अधिकारी थर थर कांपते थे, दौड़ दौड़ के काम करते थे। तो ये टेरर मतलब नेगेटिव टर्म में नहीं बोल रहा हूं मैं, एक रसूख, हाँ रसूख, हनक, जिसको पूर्वांचल और इधर उत्साह ये उत्साह होना चाहिए, प्यार से हो चाहे डर से हो, ये जरूर होना चाहिए। योगी जी के द्वारा उसको और 2 स्टेप बढ़ाया गया है, श्रीमान अखिलेश यादव और जी? तभी परिणाम मिले। अखिलेश जी तो जब मुख्यमंत्री थे तो 4.5 मुख्यमंत्रियों में से आधे वाले मुख्यमंत्री थे। कितना उनके हाथ में था नहीं था ये हम सब जानते हैं। और लेकिन 2012 से 17 अखिलेश जी को बहुत बड़ा अवसर मिला था क्या करने का, सिस्टम्स बनाने का, चीज़ों को मजबूत करने का, लेकिन उन्होंने उसको बिगाड़ने का काम किया। एक उदाहरण दूंगा मैं या 2। एक तो उन्होंने सारे महापुरुषों का अपमान किया, जिले, मेडिकल कॉलेज, सब जगह से बाबा साहब जिसका अपमान कर सकते थे उन्होंने सबका अपमान किया। दूसरी बात, सिस्टम की बात भी करूं, मैं पुलिस में था उस समय, मायावती जी ने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया था पुलिस की भर्ती का, जिसको कि पूरे देश में अच्छा माना गया और उसको बाकी लोगों ने लागू भी किया। उससे पूर्व मुलायम सिंह जी की सरकार जब थी तो उत्तर प्रदेश की सबसे गंदी भर्ती हुई, जिसके बाद 17 आईपीएस अफसर सस्पेंड हुए और सीबीआई जांच हुई, सारे कर्म हुए उसमें। 2012 में जब अखिलेश जी आए तो उनके पास एक ऐसा पुलिस भर्ती का सिस्टम था मायावती जी का बनाया हुआ, जिसको आगे जारी रखना चाहिए था। उन्होंने बहुत दिमाग लगाया कि कैसे पुराने सिस्टम पे जाएं, तो पुराने पे तो नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने फिर एक और नया सिस्टम बनाया, 10वीं 12वीं के नंबर पे हम लोगों को ले लेंगे। मतलब इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कैसे एक बने बनाए ईमानदारी वाले सिस्टम, बहन जी का सिस्टम है, हम उनके राजनीतिक विरोधी आज हो सकते हैं, लेकिन इस बात के लिए मैं उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने एक सिस्टम अच्छा बनाया था। उसको और मजबूत करने के बजाय उन्होंने उसको उल्टा कर दिया। 2017 इसीलिए इनको बेदखल किया जनता ने। 2017 योगी जी आए, योगी जी ने अध्ययन किया, जो 2007 वाला बहन जी का सिस्टम था उसको और ताकत दी और मजबूत किया। जो नकल माफिया अखिलेश जी छोड़ गए थे उसको नेस्तनाबूद किया, और आज 2 लाख से ज्यादा भर्तियां यूपी पुलिस कर चुकी है। न पर्ची न खर्ची। कोई आपके पास आता है सिफारिश कराने के लिए कि मेरे लड़के को लड़की को पुलिस में भर्ती करा दो? कोई नहीं आता। और जब सपा सरकार थी तो दिन भर पर्चियां लोग लिए घूमते थे, लोग गड्डियां लिए घूमते थे, बताओ भैया कहाँ देना है, बताओ भैया कहाँ देना है। तो सिस्टम को मजबूत करना है। जिस प्रकार पुलिस की भर्ती के सिस्टम को उन्होंने अच्छा किया, अब हम टीचर्स के भर्ती को सिस्टम को अच्छा कर रहे हैं। ये काम भी तेजी से शुरू हो गया है। जो रिक्तियां हमारी पूरी होंगी, बार बार मैं कहूंगा, सिस्टम सिस्टम सिस्टम, सब कुछ मजबूत सिस्टम पे निर्भर करेगा। वो सिस्टम बनाना भारतीय जनता पार्टी को आता है। अच्छा, बस हम आखिरी पड़ाव में हैं इंटरव्यू के। अब आपने आईएसआईएस के नेटवर्क को ब्रेक किया यहाँ यूपी में, वो कैसा एक्सपीरियंस और किस तरह की चीजें, क्या उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं? आईएसआईएस कहाँ है, उसका नेटवर्क कहाँ होना चाहिए, लेकिन क्या यूपी में इस तरह की चीजें? जो आईएसआईएस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड शाम, सीरिया नहीं शाम, सीरिया का अरबिक नाम उस क्षेत्र का शाम है। Okay. तो हाँ, नॉर्मली सीरिया भी बोल देते हैं, बट आईसिस का एक्चुअली नाम ये था। ये एक ऐसा टेररिस्ट ग्रुप था जिसने ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का सफल प्रयोग किया। उस इराक और शाम में बैठ के, या पता नहीं दुनिया में कहां बैठ करके, वही इंटरनेट की बात, मैं किससे बात कर रहा हूं मुझे नहीं पता, उन्होंने ऐसे युवाओं को आकर्षित किया, उनको इस्लामिक ध्रुवीकरण की ओर बढ़ाया, उनमें कट्टरता लाई। ऐसे भारत के परिवार जो बहुत लिबरल हैं, हमारे यहाँ ज़्यादातर मुस्लिम, ज़्यादातर हिंदू, सब लोग मतलब धार्मिक त्यौहार मनाते हैं, सब करते हैं, लेकिन कोई आपस में कट्टरता नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसे कट्टर लोग तैयार किए और फिर उनको हथियार उन्होंने नहीं दिए, उन्होंने सिखाया कैसे हथियार बनाया जाता है, कैसे बम बनाया जाता है। इनकी पूरी पीडीएफ पुस्तकें आती थी, जो हमारी मैगजीन होती है उससे ज़्यादा सुंदर मैगजीन इनकी बनती थी डिटेल में, और वो आया करती थी। उसके आधार पे पूरे भारत में कई ऐसे ग्रुप्स बने। एक ग्रुप जो सबसे पोटेंट ग्रुप मैं बोलूँगा वो उत्तर प्रदेश में था। अपने कानपुर में जाजमऊ में एक 5-6 ऐसे युवा भटके हुए कट्टरता की ओर पहुंचे हुए लड़कों का ग्रुप बना। वो ग्रुप और बड़ा हुआ और फिर उनके साथ उन्होंने एक
छोटा सा ब्लास्ट किया भोपाल उज्जैन एक्सप्रेस एक ट्रेन में। उस ब्लास्ट के क्विक इन्वेस्टिगेशन में 3 लोग पकड़े गए, 3 या शायद 2 पकड़े गए मध्य प्रदेश में। उनकी इन्फॉर्मेशन पे फिर लखनऊ में एक इनका अड्डा था जहाँ पे हम लोगों ने रेड किया, और वहाँ पे तमाम, जैसे अभी बात हुई थी इनकाउंटर की, हमने करीब 12-13 घंटे हमारा ऑपरेशन चला। हमने बहुत कोशिश की उस व्यक्ति को, उस आतंकवादी को हम जीवित पकड़ें, लेकिन फाइनली हमें एक फेस टू फेस शूट आउट करना पड़ा जिसमें वो मारा गया, और सैफुल्लाह उसका नाम था। लेकिन ये पूरी घटनाक्रम से हम लोग को बहुत सीख मिली कि, और परिवारों को भी सीख मिली। सैफुल्लाह के पिताजी ने उसकी बॉडी लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं देशद्रोही की बॉडी नहीं लूंगा, और फिर उसका सरकार ने ही उसकी अंत्येष्टि कराई। अब तो खैर ये चीज़ बहुत ख़त्म हो गई है, पर कभी कभी मैं भी देखता हूँ आती है। हम लोग को, अपने बच्चों को, अपने युवाओं को फ़ोन पे, इंटरनेट पे क्या कर रहे हैं, अपराध की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं, क्राइम की ओर तो नहीं जा रहे हैं, टेररिज्म की ओर तो नहीं जा रहे हैं। इसको सबको ध्यान रखना होगा, और युवाओं को खुद को भी ध्यान रखना होगा। और अगर कहीं ऐसा कोई फीलर आता है, कोई टच करता है उनको, तो तुरंत पुलिस को बताना चाहिए कि इस आईडी से रेडिकलाइजेशन की या आतंकवाद की बातचीत हो रही है, जिससे कि हम उसको रोक पाएं। एक ऐसा सवाल, अभी गोरखपुर में राज्यपाल महोदया गई थी। हाँ। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आसपास वहीं पे कहीं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ही वो भाषण दे रही थी। अमरावती गर्ल्स हॉस्टल का उन्होंने नाम लिया कि वहाँ चीज़ें, वो समाज कल्याण विभाग का भी उन्होंने नाम लिया। तो उसको क्या आपके संज्ञान में आ चुका है? मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन समाज कल्याण विभाग के छात्रावास की मेरे ख्याल से चर्चा नहीं है। कोई और विभाग का होगा शायद, बट मैं एक मिनट चेक कर लूँ फिर बताता हूँ। अब हम रैपिड फायर जो क्वेश्चन है, और उसके बाद हम क्लोज कर लेंगे। अगर हम आपको एक लाइन में अपने उत्तर प्रदेश को कहने को कहें तो क्या कहेंगे? उत्तर विकसित भारत की नींव। एक ऐसा फैसला जिस पर सबसे ज्यादा गर्व है आपको, आपका फैसला? ऐसे बहुत सारे, लेकिन एक फैसला कि भ्रष्टाचारियों को नेस्तनाबूद करना है, उसके बहुत सारे अंग भी हैं, वो है और हमेशा रहेगा। क्या ये भी हो सकता है कि पॉलिटिक्स में आना ये आपका एक अच्छा फैसला हो सकता है? पॉलिटिक्स में आना एक बड़ा फैसला था, रिस्की फैसला था, लेकिन पॉलिटिक्स तो एक साधन है। असली मैं पॉलिटिक्स में क्यों हूँ ना, मुझे कोई पदों की लालसा नहीं है, लेकिन अपने देश को बेहतर बनाने की लालसा जरूर है। पसंदीदा किताब, बुक? जिस किताब का मैंने अभी नाम लिया था, थॉमस फ्रेडमैन की है, द वर्ल्ड इज फ्लैट। ये जरूर पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आज दुनिया में बराबरी का माहौल बन रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से, और उसको कैसे हमें समाज में लेके आना है। एक बहुत बड़ा अवसर है। पसंदीदा नेता? पसंदीदा नेता तो मेरे, भारत की बात करूं तो प्रधानमंत्री मोदी जी मेरे आदर्श हैं। विश्व की बात करूं तो बराक ओबामा जी से मैं बहुत प्रभावित होता हूं। पसंदीदा पुलिस अधिकारी? सबसे पहले तो मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री राम अरुण जी। अब मैं समझता हूं विक्रम सिंह साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं। मैं इस मामले में आप मुझसे सहमत होंगे। हाँ। मैं उनसे 2-3 बार मिला हूं, हालांकि मैं पढ़ाई के दौरान ही मिला हूं। हाँ। इज वेरी नाइस पर्सन। आपको उनको पॉडकास्ट के लिए बुलाना चाहिए। अब अगर ये पॉडकास्ट देखेंगे और सर आना चाहें तो, लखनऊ रहेंगे तो मैं जी विक्रम सिंह सर से अनुरोध करूंगा। मैं सर नोएडा लखनऊ के बीच में दोनों ही रहते हैं, और कारण भी बोलूंगा क्योंकि जैसा एक जनरल होना चाहिए, लंबे चौड़े तो हैं ही, हाँ। लेकिन फोर्स में विश्वास जागृत करने वाले, फोर्स के पीछे नहीं, फोर्स के आगे खड़े होने वाले ऐसे पुलिस ऑफिसर सब थे। युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक संदेश? युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत के युवाओं के लिए, हम लोग बच्चों विकसित भारत की यात्रा में जुटे हैं, और विकसित भारत 2047 तक हम लोग को बनाना है। 20 साल, 21 साल का समय। जो बच्चे आज 10 साल के हैं वो 31 साल के होंगे, मतलब अपनी प्राइम पे उस समय होंगे। और विकसित भारत का मतलब केवल एक चीज होगा, हमारे सिस्टम बनाने की क्षमता। अपने सिस्टम्स को हम लोग को मजबूत करना है। सरकार तो सिस्टम बना रही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि आप गांव में रहते हैं, गांव में लगभग आधे गांव में हमने
कूड़ा प्रबंधन का पूरा सिस्टम बना के दे दिया। पर क्या चल रहा है? अगर नहीं चल रहा तो आप अपने प्रधान इस समय प्रशासक के पास जाएं, कुछ युवा बच्चे इकट्ठे हों, लोगों को जागृत करें कि कूड़े को अलग अलग सेग्रीगेट करना चाहिए, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा। ऐसे जो सिस्टम सरकार बना चुकी है, आप अभी बच्चे हैं, अभी आप सरकार का हिस्सा नहीं है, या आपके कॉलेज में जो काम होता है, आपके मन में कोई एक नया काम करने की इच्छा है, फोटोग्राफी सोसाइटी आपके कॉलेज में नहीं है, ये भी एक सिस्टम है, इसको बनाइए। बच्चों को सिस्टम बनाने के लिए स्वयं तैयार होना होगा, जो सिस्टम बन चुके हैं उनका उपयोग करना होगा, और विकसित भारत केवल एक ही बात होगी कि कितने अच्छे सिस्टम हम बना पाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, न्यूज 18 नेटवर्क के इस आलोक जी, पॉडकास्ट का धन्यवाद। आप हिस्सा बने। बहुत बेबाकी से आपने जवाब दिया। तो दर्शकों, इसी तरीके के और पॉडकास्ट देखने के लिए आप न्यूज 18 नेटवर्क को देखते रहिए। नमस्कार। आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 18 का बहुत धन्यवाद।